रहीम अस्सलाम वालेकुम। गर्ल्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है और उसकी हमने डेरिवेशन देखी थी टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए और पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि डॉल्टन्स लॉ की हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशंस हैं। तो 4 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आप पहले ही देख लें कि ये जो हमारी 4 एप्लीकेशंस हैं, ये आप समझ लें हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हर एप्लीकेशन के हवाले से अलग से आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, और पूरी जो 4 एप्लीकेशंस हैं ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाती हैं। तो ये टॉपिक इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी। सबसे पहले एप्लीकेशन देखें कि इसकी जब हम लेबॉर्ट्री में देखते हैं डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन क्या है, तो हमें पता चलता है कि जो गैसेस हमने कलेक्ट करनी होती हैं, समटाइम्स हमारा कोई ऐसा प्रैक्टिकल आ जाता है, एक्सपेरिमेंट आ जाता है कि हमने गैसेस जो है वो कलेक्ट करनी है लेबॉर्ट्री। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जब उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उनकी कलेक्शन के दौरान क्या होगा कि उसके अंदर वाटर वेपर्स शामिल हो जाते हैं, क्योंकि गैस प्रोड्यूस हो रही है, वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। हीटिंग वगैरह अगर इन्वॉल्व है तो वहाँ पे डेफिनेटली वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे उसके। तो गैस के साथ साथ वाटर वेपर्स भी हमारी उस कलेक्शन के अंदर शामिल हो जाएंगे जब हम गैस को कलेक्ट कर रहे होंगे। तो हमारी जो गैस है वो क्या हो जाएगी, मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब ये है कि उसके अंदर मॉइस्चर शामिल हो जाएगी या वाटर वेपर्स जो हैं उसके अंदर शामिल हो गए हैं। अब हम कहते हैं कि जो प्रेशर हमारी ये मॉइस्ट गैस एक्सर्ट करेगी, ये अब हमारे पास सिंपल प्रेशर नहीं कहलाएगा, बिकॉज ये गैस जो है जो हमने कलेक्ट की है वो अब गैस नहीं रही, वो मिक्सचर बन गई है। मॉइस्ट गैस जो है वो मिक्सचर है किसका, जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनका, और मॉइस्ट होने की वजह से वाटर वेपर्स का। तो अब हमारे पास जो इसका प्रेशर होगा वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस एंड दैट ऑफ द वाटर वेपर्स। ठीक है, इसमें 2 प्रेशर्स की वैल्यूज़ आएंगी। एक प्रेशर तो होगा ड्राई गैस मॉलिक्यूल का और दूसरा प्रेशर होगा वाटर वेपर्स का। अब जो हम कहते हैं इसमें एक और टर्मिनोलॉजी देखिए आपके सामने नज़र आ रही है, एक्वस टेंशन की। ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो वाटर वेपर्स लगाएंगे उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम एक्वस टेंशन का नाम देते हैं। अगर हम इक्वेशन देखें तो हमारे पास क्या है, पी मॉइस्ट। पी मॉइस्ट का मतलब ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ, या टोटल प्रेशर, नॉट पार्शियल प्रेशर बिकॉज हम मॉइस्ट के वर्ड यूज़ करें, तो इट इज़ द टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, इट इज़ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर। जो पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्वस टेंशन का नाम दे रहे हैं। तो हम इस पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर को रिप्लेस कर देंगे एक्वस टेंशन के साथ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी मॉइस्ट इज़ इक्वल टू पी ड्राई प्लस एक्वस टेंशन। और अगर हमने सिर्फ ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करना हो तो वो हम किस तरह से मालूम करेंगे, हमने करना सिर्फ ये है कि हम जो पी ड्राई है इसको रीअरेंज करेंगे सेकेंड वाली क्वेश्चन को, तो पी ड्राई इज़ इक्वल टू पी मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमने क्या करना है कि एक्वस टेंशन को हम जो हमारा टोटल प्रेशर होगा उसमें से माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ किस चीज़ का प्रेशर आ जाए, हमारी ड्राई गैस का प्रेशर आ जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम देखते हैं डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, वो है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में आपको पता है कि हम जो है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक्सेल आउट करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें भी डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है कि हमारे पास ये डिपेंड करेगा जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है ये पार्शियल प्रेशर के ऊपर। अब गर्ल्स देखिए हमारे पास पार्शियल प्रेशर क्यों शामिल हो रहा है, हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो कहाँ से आती है, वो एयर से आती है। और एयर हमारे पास क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस हैं, लाइक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
तो ये जो डिफरेंट गैसेस हैं, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, इन डिफरेंट गैसेस का जो मिक्सचर है वो मिलकर क्या बनाता है, एयर बनाता है। ठीक है, अब उसमें से जो हम हर गैस का अलहदा से प्रेशर निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। लाइक अगर हम एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, क्योंकि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, हाइड्रोजन का अगर हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर, तो हम उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे। तो जो हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ये डिपेंड कर रहा है, ये रिलेट करेगा या ये इफ़ेक्ट करेगा किस तरह, या एक्सप्लेन करेगा प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन को। कैसे एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन है ये डिपेंड करेगा अपॉन डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर्स। अब डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर में कैसे देखें, हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि जो ऑक्सीजन गैस है ये मूव करेगी हमारी एयर से इनटू आवर लंग्स। तो एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 159 टॉर है, और हमारे लंग्स के अंदर इसी का पार्शियल, हमारे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 116 टॉर। अब लंग्स में भी क्यों हम कहते हैं कि जी ये पार्शियल प्रेशर की टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, बिकॉज लंग्स में भी हमारे पास एट अ टाइम ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, जो आ रही है थ्रू नोज़, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे पास ड्यूरिंग रिस्पिरेशन ही वहाँ पे कलेक्ट हो रही है। अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स भी होते हैं टू सम एक्सटेंट। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ही देखते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो सिंपल प्रेशर नहीं रहा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अब इसका प्रेशर क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो एयर में 159 टॉर है, यानी ज़्यादा है, और हमारे लंग्स में उसकी वैल्यू है 116 टॉर, यानी कि उसका पार्शियल प्रेशर कम हो गया है। तो इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो एयर से मूव करेगी इनटू आवर लंग्स, क्योंकि वो हाई पार्शियल प्रेशर रीजन से मूव करेगी टुवर्ड्स लोअर पार्शियल प्रेशर रीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस्ड होती है वो अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगी। किसकी अपोजिट डायरेक्शन है, ऑक्सीजन की अपोजिट डायरेक्शन है। और ऐसा क्यों है, क्यों, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो लंग्स में जो है वो ज़्यादा है, और जो एयर है उसके अंदर कम है। इस वजह से वो हाई पार्शियल प्रेशर रीजन से लोअर पार्शियल प्रेशर रीजन में मूव करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर लंग्स से मूव कर जाएगी इनटू एयर। वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, वैल्यूज़ आपने ज़रूर मेंशन करनी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की एयर में क्या वैल्यू है और लंग्स में क्या वैल्यूज़ है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे इन एग्ज़ाम। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है एट हायर एल्टीट्यूड। जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं तो पायलट्स फील अनकम्फर्टेबल ब्रीदिंग। पायलट्स जो है उनको ब्रीदिंग में इश्यूज़ आ रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जो कैबिन जिसके अंदर वो मूव कर रहे हैं, या जो एरोप्लेन है जिसके अंदर वो मूव कर रहे हैं, वो उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अनप्रेशराइज्ड कैबिन आता है वो लो होता है। ठीक है, अनप्रेशराइज का मतलब है कि जिसमें हमने प्रेशर भी मेंटेन नहीं किया हुआ, जो उसका प्रेशर है वही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लो हो जाता है। किस वैल्यू से लो हो रहा है, 159 टॉर से लो हो रहा है। जब 159 टॉर से वो वैल्यू लो हो जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं होगी। हमने जो अनप्रेशराइज्ड कैबिन है इसके अंदर प्रेशर ऑफ एयर बढ़ाना है ताकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाए, और इतना बढ़ जाए कि वो 159 या 159 के क्लोज आ जाए, ताकि ब्रीदिंग जो है वो पॉसिबल हो सके। ठीक है, अब देखते हैं जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं। डीप सी डाइवर्स होते हैं, आपको पता है जब वो वाटर के अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली वो जो है उनको ब्रीदिंग इश्यूज़ आएंगे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने साथ सिलेंडर्स लेके जाते हैं ताकि वो वहाँ पे ब्रीदिंग प्रोसेस को पॉसिबल बना सकें। उसके लिए गर्ल्स क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस जो है उसके साथ वो एक और गैस को मिक्स कर लेते हैं, और वो कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस। और ये नहीं कि वो पहले से ही मिक्स करके लेके जाते हैं, वो ड्यूरिंग डाइविंग उसमें जो है ना उसकी मिक्सिंग कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है वो कितनी गहराई में पानी के चले गए हैं। तो दो गैसेस मिक्स की जाती हैं, कौन कौन सी वाली हैं, ऑक्सीजन है और हीलियम है। हीलियम क्यों लेते हैं, एक तो लाइटर गैस है और ये इनर्ट गैस भी है। इनर्ट गैस का क्या मतलब है, ऐसी गैस जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एडजस्ट कर दिया जाता है। कैसे, अगर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है तो हम हीलियम कम मिक्स करेंगे और ऑक्सीजन ज़्यादा करेंगे। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम चाहिए तो हीलियम ज़्यादा मिक्स कर लेंगे, ऑक्सीजन जो है कंपेरेटिवली कम कर लेंगे।
तो अगर हम यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं उनको देखें कि अगर हम सी की डेप्थ में जाते हैं तो 100 फीट की डेप्थ पे ऊपर जो डाइवर है उसको 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो फील करना पड़ता है। तो नॉर्मल एयर जो है वो ब्रीद इन नहीं कर सकता, और अगर वो नॉर्मल एयर लेकर जाए यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस ले जाए तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन गैस होगी वो डेप्थ ऑफ सी में उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती है, जो कि फिर बाद में डेंजरस भी साबित हो सकती है। इसलिए एयर नहीं लेके जाते ब्रीदिंग के लिए। डीप सी डाइवर्स क्या लेके जाते हैं, 2 सिलेंडर्स लेके जाएंगे। ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा और हीलियम का सिलेंडर होगा, और उनके गैसेस को मिक्स करके फिर वो अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को जो है वो पॉसिबल बनाते हैं। ठीक हो गया। तो ये चारों एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आप ये माइंड में रखना कि हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले जो 2-3 साइंटिस्ट जिन्होंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया, उस हवाले से उसको एक्सटेंड किया, उसमें सबसे पहले नाम आता है बर्नौली का। बर्नौली ने क्या किया था, 1738 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो प्रेजेंट की थी। किसने प्रेजेंट की थी? बर्नौली ने। और जो क्लॉसियस था उसने 1857 में इसी थ्योरी को यूज़ करते हुए एक इक्वेशन डिराइव की थी जिसे काइनेटिक गैस इक्वेशन का नाम दिया गया था। और हम इसी इक्वेशन से वी कैन डिड्यूस्ड ऑल गैस लॉस, कि हम उसी गैस इक्वेशन से यानी इसी काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम जो गैस लॉस थे, लाइक कौन से गैस लॉस हम पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ है, चांस लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, इन सब की हम इक्वेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। किस इक्वेशन से डिराइव करेंगे? काइनेटिक गैस इक्वेशन से। बाद में जो थ्योरी है इसको एक्सटेंड किया था मैक्सवेल ने, और अपना एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। एंड इसके बाद एक और नाम आता है बोल्ट्जमैन ने भी इसको जो है स्टडी किया और इसको थ्योरी को एक्सटेंड किया, और उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ जो है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन किया। इसके अलावा जो है वॉन डेर वाल भी एक साइंटिस्ट है, उसने भी इस मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में के हवाले से या काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस के हवाले से काम किया। तो ये 3-4 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन भी याद रखनी है। सबसे पहले देखें, बर्नौली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस प्रेजेंट की थी। क्लॉसियस ने इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है वो डिराइव की थी। फिर नाम आता है मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ दिया था। बोल्ट्जमैन ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ को एक्सप्लेन किया था। एंड वॉन डेर वाल ने जो हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो प्रेजेंट की थी। तो इन 5 साइंटिस्ट के नाम और उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले देखें कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, के हर गैस के अंदर जो है स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूल्स। कुछ गैसेस ऐसे भी हैं जिनके जो मोनोटॉमिक होती हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिंगल एटम ही एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, मींस वो सिंगल एटम ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कौन कौन सी गैसेस हैं? हीलियम है, नियॉन है और ऑर्गन है, इनको हम क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इस फर्स्ट पॉइंट की आप हेडिंग बना सकते हैं कंपोजिशन, कि गैसेस की कंपोजिशन क्या होती है? दे आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूवमेंट। गैस की जो, यानी आप हेडिंग बना सकते हैं मूवमेंट। गैस की जो मूवमेंट, गैस मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो हैपहैज़र्ड होती है। हैपहैज़र्ड का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, कोई लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा होगा, कोई राइट की तरफ मूव कर रहा होगा मॉलिक्यूल, कोई अपर डायरेक्शन में जा रहा होगा, किसी भी डायरेक्शन में गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, उनकी मूवमेंट क्या होती है? हैपहैज़र्ड। और इसी हैपहैज़र्ड मूवमेंट के दौरान वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे जिसके अंदर हमने उस गैस को कलेक्ट किया हुआ है। और इसी कोलिजन के दौरान उनकी जो मूवमेंट है, डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाएगी। फिर आ जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स।
The pressure exerted by gas molecule is due to the collision of its molecules with the walls of the container. यानी कि जो प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं ना कि गैस मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो कितनी कोलिजन्स लगाते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, कितनी दफ़ा टकराते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ख़ास एरिया के ऊपर कितनी फ़ोर्स लगाई, कितनी जो है ना वो एनर्जी लगाई हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स ने ड्यूरिंग कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर। फिर आता है कि जो कोलिजन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि टाइप ऑफ कोलिजन दो तरह की होती हैं, इलास्टिक कोलिजन्स एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स। तो यहाँ पे जो कोलिजन्स होंगी वो क्या होती हैं? इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स अपनी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं टुवर्ड्स द अदर मॉलिक्यूल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान में गैप होता है, हम कहते हैं कि दे आर वाइडली सेपरेटेड, बहुत दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, और उनके दरमियान में क्या होती है? एम्प्टी स्पेसेस। तो इस पॉइंट को आप क्या हेडिंग बना सकते हैं? एम्प्टी स्पेसेस की। मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। हम ये कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के मॉलिक्यूल्स जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। जो टोटल वॉल्यूम अगर हम गैस का लेते हैं उसको अगर हम कंपेयर कर लें एक जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है उसके वॉल्यूम के साथ, ठीक है, यानी सिंगल गैस का वॉल्यूम ले लें और टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस ले लें, इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो जो हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होगा। इतना कम होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं या निगलेक्ट कर देते हैं जब हम उसको कंपेयर करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ। द मोशन इम्पार्टेड टू द मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द इफ़ेक्ट ऑफ द कॉन्टीन्यूड कोलिजन्स बिटवीन दैम। अच्छा, ग्रेविटी की वजह से भी आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जो इफ़ेक्ट ग्रेविटी का आता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हर मटेरियल पार्टिकल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हम कहते हैं जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उस पर इफ़ेक्ट ये ना होने के बराबर आता है, इस वजह से क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मुसलसल कोलाइड कर रहे हैं और अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी है जिसकी वजह से उसकी मोशन इफ़ेक्ट होनी चाहिए गैस मॉलिक्यूल्स की, वो ना होने के बराबर इफ़ेक्ट हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स खुद ही एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपस में। Average kinetic energy of gas molecules varies directly as the absolute temperature of the gas। कि जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की, सारे गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करें और फिर अगर हम उसकी एवरेज निकालें तो ये डिपेंड करेगी डायरेक्टली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस कि टेम्परेचर हम लेंगे केल्विन स्केल में, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से जो है ये तो सारे इसके पोस्टुलेट्स हो गए, मेन पॉइंट्स हो गए। क्लॉसियस ने क्या किया, उसने उसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को जब देखा, ऑब्ज़र्व किया, स्टडी की, तो फिर इसने इसी थ्योरी के पोस्टुलेट्स को सामने रखते हुए इसने इक्वेशन डिराइव की जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब यहाँ से देखें, Clausius deduced an expression for the pressure of ideal gas। expression मीन कि उसने इक्वेशन डिराइव कर ली। एक्चुअली प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल इज़ ड्यू टू कोलिजन। वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर प्रेशर क्यों लगेगा? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जो हैं उस वॉल के साथ कोलाइड करेंगे। वेन एवर द मॉलिक्यूल्स मूव दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड इन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जब भी गैस मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वो आपस में भी टकराएंगे और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराएंगे। ड्यू टू दीज कोलिजन्स अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। इस कोलिजन में ही वो क्या होगा, उनकी वॉल के ऊपर एक फोर्स लगेगी। दिस फोर्स व्हेन डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द वेसल गिव्स फोर्स पर यूनिट एरिया। जब ये हम फोर्स जो गैस मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं उसको पर यूनिट एरिया से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो प्रेशर बन जाएगा। इन दिस वे द फाइनल फॉर्म ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है वो डिराइव की, और जो हमारे पास इसकी डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, सिर्फ इक्वेशन है काइनेटिक गैस इक्वेशन, उसी को हम डिस्कस करेंगे। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है? पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 mn c bar स्क्वेयर। पी वी इज़ इक्वल टू 1/3, ठीक है, mn
एम एन के साथ लिखा हुआ है सी, और सी के ऊपर है स्क्वेयर, और उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगी हुई, इसको हम पढ़ते हैं बार। तो इक्वेशन पूरी कैसे पढ़ी जाएगी, पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वेयर बार। सी स्क्वेयर और उसके ऊपर जो लाइन है उसको बार पढ़ेंगे, सी स्क्वेयर बार। ये क्वेश्चन आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे पैरामीटर्स देखते हैं कि व्हाट इज़ पी, व्हाट इज़ वी, व्हाट इज़ एम एन एंड सी स्क्वेयर बार। पी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, इसीलिए हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ठीक है। सी स्क्वेयर बार क्या है, मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि मीन का क्या मतलब है, एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज किस चीज़ की निकालनी है, हमने निकालनी है स्क्वेयर वेलोसिटी की, यानी जो वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होगी पहले हमने उसका स्क्वेयर लेना है, और उस स्क्वेयर लेने के बाद हमने उसका क्या ले लेना है, मीन ले लेना है या एवरेज निकाल लेनी है। वेलोसिटी का पहले स्क्वेयर लेंगे, स्क्वेयर लेने के बाद उसकी एवरेज या मीन ले लेंगे। द अब हमने इसका आइडिया जो है वो देखना है। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस जो हैं दे डू नॉट हैव द सेम वेलोसिटीज़। हमें पता है कि हमारे जो कंटेनर होगा उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब की वेलोसिटीज़ एक जैसी नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटीज़ कम होंगी, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाई होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी ना इतनी हाई होगी ना इतनी लो होगी, बल्कि हम कहते हैं मॉडरेट होगी या इंटरमीडिएट होगी। अब डिफरेंट तरह की वेलोसिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होंगी अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। इसी को मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ में एक्सप्लेन किया था। अब हमने क्या करना है गर्ल्स, हमने निकालनी है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए हमारे पास सपोज़ कर लें डिफरेंट कैटेगरीज़ के मॉलिक्यूल हैं, तो जो पहली कैटेगरी है या लोएस्ट एनर्जी है उसको हम वेलोसिटी है उसको हम C1 कहते हैं, उसका हमने लिया स्क्वायर। प्लस सेकंड कैटेगरी है उसको हम लेते हैं, कैटेगरी हम किस तरह से कह रहे हैं, वेलोसिटी की बेसिस पे। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी कम है उनको C1 कह दिया, जिनकी उनसे ज़्यादा है उनको C2 कह दिया, जिनकी उससे ज़्यादा है उसको C3 कह दिया, जिनकी मैक्सिमम है C4 कहला दिया। तो इस तरह से हम डिफरेंट कैटेगरीज़ बना लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी के हैं उनकी वेलोसिटी को C1 से रिप्रेजेंट किया, उसका स्क्वायर लिया, प्लस C2 सेकंड कैटेगरी की वेलोसिटी है उसका स्क्वायर लिया, प्लस C3 उसका स्क्वायर लिया, प्लस C4 उसका, इस तरह से हम करते जाएंगे। कैटेगरीज जितनी होंगी वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। डिवाइडेड बाय, ये तो हमने प्लस कर लिया। अब हमने इसकी एवरेज निकालनी है, तो एवरेज जब निकालते हैं तो आपको पता है टोटल नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो टोटल नंबर क्या आ गया, फर्स्ट कैटेगरी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सेकंड कैटेगरी के जो मॉलिक्यूल हैं, थर्ड कैटेगरी के जो मॉलिक्यूल हैं, इन तीनों की हमने क्या निकाल लेनी है, एवरेज निकाल लेनी है। इसको प्लस करेंगे यहाँ पे तो टोटल नंबर आ जाएगा, और जब हम सी स्क्वायर बार से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है हर कैटेगरी की जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि हमने वेलोसिटीज़ का स्क्वायर लिया उसकी एवरेज निकाली, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी स्क्वायर बार के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। N1 प्लस N2 प्लस N3 या और भी कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर गर्ल्स हमारे पास ये जो सी स्क्वायर बार आया था, अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो यही वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी का पहले लिया स्क्वायर, स्क्वायर लेने के बाद उसका मीन ले लिया, मीन के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हमने क्या लेना है, रूट। रूट मीन्स स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेना है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CRMS। R स्टैंड्स फॉर रूट, M फॉर मीन और S फॉर स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर वेलोसिटी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ब्रैकेट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं CRMS की तो भी हमारे पास एक और इक्वेशन आती है, दैट इज़ CRMS इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3RT/M। 3 कांस्टेंट है, R यहाँ पर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, T क्या है, एब्सोलूट टेम्परेचर, M यहाँ पर क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस। अब ये जो इक्वेशन है ये हमें बताती है वेलोसिटीज़ और एब्सोलूट टेम्परेचर के बारे में रिलेशनशिप। देखें आपको पता है पर्टिकुलर गैस के लिए M की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो उसके लिए वैल्यू जो है फिक्स है कि उसका मोलर मास जो है वो कितना होगा, 16 है, हम कांस्टेंट हो गई। R
पहले से ही कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट नंबर है, ये सारे कांस्टेंट्स हटाएं अगर, तो हमारे पास पीछे बचता क्या है इक्वेशन में, CRMS और कैपिटल T। तो इन दोनों के दरमियान में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि जितना हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाएंगे रूट में उसके वेलोसिटी जो है वो उतनी ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो है एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने अपनी काइनेटिक गैस इक्वेशन से डिफरेंट तरह के जो लॉज हैं उनकी इक्वेशन जो है वो डिराइव करनी है। उसमें सबसे पहले आ जाता है बॉयल्स लॉ। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसको हमने लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे कि वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास कर्ल्स क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू, नॉर्मली जो आप काइनेटिक एनर्जी आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई है, ½ mv²। ये एक सिंगल मूविंग बॉडी के लिए हम काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन करते हैं। इसी को हमने गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ तो वैसे ही आएगा। m क्या होता है, मैस ऑफ द मूविंग बॉडी। अब हमारे पास यहाँ पे कंटेनर के अंदर एक गैस मॉलिक्यूल तो नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हाफ जो गैस मॉलिक्यूल है उस एक गैस मॉलिक्यूल का तो मैस होगा वो स्मॉल m आ जाएगा, और n साथ में जितने भी नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो 10 है, 100 है। तो इनको इस 10 या 100 की वैल्यू को जब हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैस ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। साथ में जो वेलोसिटी हमने लेनी है, हमें पता है कि गैसेस के केस में हम सिंपल वेलोसिटी नहीं ले रहे, हम उसका क्या ले रहे हैं, मीन स्क्वायर ले रहे हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे c स्क्वायर और उसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे बार। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या बनेगी, ½ mc² बार। ये हमने इसी इक्वेशन से जो है वो डिराइव की थी। ठीक है, m को हमने mn से क्यों रिप्लेस किया, बिकॉज हमारे पास सैंपल में एक नहीं एक से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स हैं। उन सब का जब हमने मैस निकालना होगा तो एक गैस मॉलिक्यूल के मैस को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स का मैस जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमारा जो है ये ½ mc² बार ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि हमें पता है कि PV काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। अब हमने क्या करना है, अपनी इस इक्वेशन को, क्योंकि हमने इससे पहली वाली अगर गर्ल्स इक्वेशन देखें लास्ट वाली, हमारे यहाँ पे इक्वेशन में है 1/2, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में क्या आ रहा है 1/3। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम मैथमेटिक का एक रूल अप्लाई करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना है। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, इस राइट हैंड साइड को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और 2 के साथ डिवाइड भी करना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता दूँ तो PV इज़ इक्वल टू, हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और 2 के साथ डिवाइड भी करना है, 1/3 mnc² बार। तो अब देखो हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाना है, बल्कि 2 को नहीं लेके जाना, हाँ ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको हमने ब्रैकेट के अंदर ले जाना है, और जो 3 डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसको ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे। तो ये बनेगा 2/3। 2/3 गर्ल्स हमारे पास कैसे बन गया, हमने इस 2 को ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट किया और यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है इसको हम ब्रैकेट से बाहर ले आए। तो हमारे पास क्या होगा 1/2, क्योंकि हमारा 2 ब्रैकेट जो बाहर था ब्रैकेट से वो हमने अंदर शिफ्ट कर दिया, जस्ट हमने रीअरेंज किया है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे जब हमारे पास ये इक्वेशन आई तो हमारे पास 1/2 mnc² बार ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली किसके इक्वल है, KT की इक्वल है। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो PV इज इक्वल टू 2/3 KT बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। आप देखिए राइट हैंड साइड को देखें, 2 कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट्स अगर हटाएं तो इक्वेशन हमारे पास इक्वलिटी भी ख़त्म होती है। तो इक्वेशन क्या हो जाती है, PV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या इस कांस्टेंट तीनों कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट से अगर रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आता है, PV इज़ इक्वल टू K प्राइम। K प्राइम का क्या मतलब है, और टेम्परेचर भी सॉरी हम गर्ल्स इसमें कांस्टेंट रखते हैं, तो हमारे पास सारे के सारे पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, यानी कि PV इज इक्वल टू 2/3 KT। ये जो इक्वेशन नंबर 18 है इसको अगर आप गौर से देखें, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, K पहले से ही कांस्टेंट है, और जो टेम्परेचर है बॉयल्स लॉ के लिए हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रखते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स क्या हैं, कांस्टेंट।
इनकी जगह पे सबको अलग-अलग लिखने से बेहतर है कि हम एक नया कांस्टेंट लिख दें, दैट इज़ के प्राइम। के प्राइम कैसे लिखेंगे? के लिख के हम उसके ऊपर क्या करेंगे, के लिखेंगे और उसके ऊपर छोटी सी एक ऐसी लाइन लगा देंगे तो हमारे पास के प्राइम बन जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, पी वी इज़ इक्वल टू के प्राइम। इट मीन्स कि हमारे पास ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी, बॉयज़ लॉ की। फिर आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में अगर आपके पास पेपर में आ जाता है तो आपने कुछ स्टेप्स इसमें बॉयज़ लॉ वाले करने हैं, जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आती है 2/3 के टी, यानी कि सारा स्टार्ट से आपने ये सारा लिखना है। ये स्टार्ट से ये सारा आप लिखते हैं, ये भी लिखेंगे सारा, ये सारा लिखेंगे जब तक कि आपकी इक्वेशन नंबर 18 या और इक्वेशन 18 तक तो आपने वही लिखना है जो बॉयज़ लॉ में लिखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक स्टेप यहाँ पे डिफरेंट है जो हमने यहाँ पे करना है। आपको पता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में हमने रिलेशनशिप देखना है। इन केस ऑफ चार्ल्स लॉ हम इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। जो प्रेशर है इसको हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स राइट साइड, तो वो के टी ओवर पी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने टेम्परेचर का चूँकि रिलेशनशिप निकालना है तो टेम्परेचर को बाहर रख के बाकी सारे पैरामीटर हमने ब्रैकेट में लिख दिए हैं, 2k/3p। अब 2 कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है और चार्ल्स लॉ के लिए प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। तो इसको हम एक नए कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं, जिसके लिए हम के लिख के उसके ऊपर एक नहीं 2 प्राइम लगा देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज़ इक्वल टू के डबल प्राइम टी, या हम लिखते हैं इसको रीअरेंज करके v/t इज़ इक्वल टू के डबल प्राइम। तो ये हमारे पास क्या है गर्ल्स, ये चार्ल्स लॉ की इक्वेशन बन गई है और प्रूफ हो गई है, लेकिन किस इक्वेशन से निकाली है, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन से। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने सही तरह से। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पोस्टुलेट्स हैं वो याद कर लेने हैं आपने अच्छी तरह से। एप्लीकेशंस ऑफ डॉल्टन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। गर्ल्स जो पढ़ाया जा रहा है आपने वो साथ साथ याद करना है, ये नहीं करना कि जब कॉलेज खुलेंगे फिर देखेंगे शायद हमारे भी एग्ज़ाम ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपने अपनी तैयारी फुल रखनी है, साथ साथ पढ़ना है, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, और जो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा होगा वो आपने डिस्कस कर लेना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।